बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यानी ट्रांसलेटर्स एंड देयर फंक्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स कौन सी हैं, इसके ऊपर भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द ट्रांसलेटर्स एंड देयर फंक्शंस। याद रखिएगा, ट्रांसलेटर्स को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं या इनको लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और बोर्ड में लैंग्वेज प्रोसेसर्स के नाम से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी इसको कहते हैं, सिंपल ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं क्या, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, याद रखें, हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। आपको याद होगा, जब मैंने सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तब मैंने आपको एक सरसरी सा इसके बारे में बता दिया था। मैं फिर बता देता हूँ। जो प्रोग्रामर होता है, जो इंस्ट्रक्शंस राइट करता है और कंप्यूटर में फीड करता है, तो वो प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के लिए क्या करता है, कंप्यूटर की ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर की ज़ुबान का इंतखाब करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि आपको समझ आ रही है और मेरे लिए भी ईजी है बोलने में। इसी तरह से जो प्रोग्रामर होता है, वो जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है तो ऑब्वियसली वो लिखेगा प्रोग्राम, और वो उस लैंग्वेज में लिखेगा जो कि कंप्यूटर को समझ आएगी। हम लोग जो बोलते हैं ये नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज को समझता है, जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है, उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास दो तरह की होती हैं। नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, और नंबर 2 हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है। पहले लो लेवल लैंग्वेज देखते हैं क्या है। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि मशीन के क्लोज होती है, मशीन को इजीली समझ आती है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल होता है इसको समझना, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है इसको समझना। लो लेवल की भी आगे से दो कैटेगरीज हैं। एक होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है, यानी 0 और 1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। शुरू में जब कंप्यूटर्स बनाए गए थे तब हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं थी, असेंबली लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती थी जो कि कंप्यूटर समझता है। तो जो प्रोग्रामर्स थे वो कंप्यूटर को जब प्रोग्राम देते थे, यानी कंप्यूटर के अंदर जब इंस्ट्रक्शंस फीड करते थे, तो वो कंप्यूटर की ही ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था कि पहले वो सीख रहे हैं कंप्यूटर की ज़ुबान, और फिर उसके बाद कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस फीड कर रहे हैं उसके मुताबिक। इसी तरह से जैसे कि अगर मैं उर्दू बोलना जानता हूँ और एक बंदा जो है वो फ़ारसी जानता है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो मैं पहले उसकी लैंग्वेज सीख रहा हूँ फ़ारसी, और फिर मैं उसको इंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ। तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, मसला तो मुझे है कि मुझे पहले उसकी लैंग्वेज को सीखना पड़ा और फिर उसको समझाना पड़ा। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था। तो जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते थे, बहुत एक्सपर्ट होते थे, वही ये काम किया करते थे और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। टाइम गुजरा, एक और लैंग्वेज आ गई जिसका नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये मुकम्मल तौर पे मशीन लैंग्वेज नहीं है, इसमें 0-1 में इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी जाती थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जाते थे जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं? इंग्लिश के शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। इसमें एम जो है ये साइलेंट होता है, आपने इसको निमोनिक्स पढ़ना है। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स इस्तेमाल होते हैं, यानी मशीन लैंग्वेज में 0-1 में कोड लिखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब निमोनिक्स की एग्जांपल आपको याद होगा, जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको लिख के दिया था, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी जिनके अंदर एक इंस्ट्रक्शन थी मूव, आपको याद होना चाहिए। एक हमने पढ़ा था ऐड, एक हमने पढ़ा था MUL, ठीक है। इसी तरह से हमने पढ़ा था जंप, और फिर हमने पढ़ा था जंप Z, ठीक है। इसी तरह से एक होता है CMP। ये निमोनिक्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स तो हैं, इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं,
लेकिन मुकम्मल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, जैसे मूव है, मूव के स्पेलिंग कुछ और होते हैं, एडिशन के स्पेलिंग और होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के स्पेलिंग और होते हैं। जंप जी शॉर्ट फॉर्म है कि उसकी जंप इफ ज़ीरो। ठीक है, CMP का मतलब कंपेयर है। तो ये मुकम्मल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं, जैसे ये इंग्लिश के मुकम्मल वर्ड्स हैं, ये नहीं है, इनको निमोनिक्स कहते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज आसान थी एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज 0-1 में याद रखने की बजाय ये याद रखना ज़्यादा आसान है। तो उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का दौर आ गया और असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाने लगा। जब असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाने लगा तो उनके लिए आसानी हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज जब मार्केट में आई तो असेंबली लैंग्वेज को इसने रिप्लेस कर दिया, यानी असेंबली लैंग्वेज बिल्कुल ख़त्म हो गई मार्केट से। अब हुआ ये कि हाई लेवल लैंग्वेज मुकम्मल तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसके अंदर इंग्लिश के टोटली इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस मार्केट में बेतहाशा अवेलेबल हैं, जैसे C है, C++ है, बेसिक है, कोबोल है, जावा है, लिस्प है, फोर्ट्रान है, इसके अलावा विजुअल बेसिक है, पास्कल है, एल्गोल है और डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे पास आती हैं। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में प्रोग्राम लिखना पड़ता था, तो इंग्लिश जो है वो ह्यूमंस के क्लोज है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ह्यूमन समझते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस के क्लोज, जबकि मशीन से दूर है, फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज है। अब देखें, अभी मैं ट्रांसलेटर्स की तरफ आता हूँ, फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। हमने दो तरह की लैंग्वेजेस पढ़ी हैं जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शंस। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, जिन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझेगा और फिर काम करेगा। ठीक है, ये मैंने पहले इसके बारे में बताया हुआ आपको। अच्छा, अब ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें मशीन और असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज में हमारे पास 0-1 में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता है क्योंकि ज़ुबान उसकी। असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास निमोनिक्स होते हैं और इसमें जो है वो इंग्लिश के शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मुकम्मल तौर पे 0-1 नहीं होता और ना मुकम्मल तौर पे इंग्लिश है। दोनों लो लेवल की कैटेगरीज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपस में मैच करती हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें प्रोग्राम लिखना कदरे आसान था एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ठीक हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज जब आई तो मुकम्मल तौर पे इंग्लिश थी। अब जो प्रोग्रामर्स थे उनके लिए प्रोग्राम लिखने का जो अमल है इसको सीखना ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि ना तो ये सीखना पड़ रहा है ना निमोनिक्स याद करने पड़ रहे हैं, इंग्लिश में लिखना आपने सिर्फ। रूल है, जाहिर है उनका भी अपना अपना रूल होता है, लेकिन चूंकि इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो याद रखना आसान हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई। फिर अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा, सवाल ये है मेरा कि लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज है इसमें जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, यानी इसमें जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आ रहा है क्योंकि ज़ुबान उसकी है, क्योंकि लैंग्वेज उसकी है, उसको समझ आ रहा है। दैट्स इट। 0-1 है ना, 0-1 में हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कंप्यूटर उसको समझ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहे हैं निमोनिक्स, क्या इनको कंप्यूटर समझता है? नहीं समझता। और हम इंस्ट्रक्शंस किसको दे रहे हैं? कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रही। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या ये लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है? बिल्कुल भी नहीं समझता। ना अर्ली कंप्यूटर समझते थे, ना ही आज के कंप्यूटर समझते हैं। तो फिर कंप्यूटर को कैसे समझ आती है जो इंस्ट्रक्शंस हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखी होती हैं? कंप्यूटर को कैसे समझ आती है जो इंस्ट्रक्शंस हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती हैं? इसके लिए फिर हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स इस्तेमाल होते हैं। अभी हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स पढ़ते हैं, फिर उनके फंक्शंस देखेंगे। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा है जिसे उर्दू आती है और एक बंदा है जिसे फ़ारसी आती है। दरमियान में एक ट्रांसलेटर उन्होंने खड़ा कर दिया, एक ऐसा बंदा खड़ा कर दिया जिसको उर्दू भी आती है और फ़ारसी दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो उर्दू वाला जो बंदा है अपनी बात कर रहा है, तो जो ट्रांसलेटर है वो उसको ट्रांसलेट करके फ़ारसी में दूसरे को समझा रहा है, और फ़ारसी वाला अपनी बात कर रहा है तो ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करके उसको उर्दू में समझा रहा है। तो इसमें ना उर्दू वाले को प्रॉब्लम हो रही है ना फ़ारसी वाले को हो रही है, दरमियान में जो ट्रांसलेटर है वो खुद ही हैंडल कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है। तो ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज के लिए, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की कैटेगरी में आती है, तो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो हमारे पास ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है उसका नाम है असेंबलर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि असेंबलर जो है ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी वो प्रोग्राम, वो इंस्ट्रक्शंस जो कि असेंबली लैंग्वेज के कोड में लिखी हुई हैं, असेंबली लैंग्वेज में लिखी हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज।
वो प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है ये उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 में, ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके। ठीक है, तो जो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारा जो असेंबलर है वो क्या करेगा, वो उसको कन्वर्ट कर। तो जो यूज़र है, जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिख रहा है, उसको इस बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर निमोनिक्स लिख रहा हूँ, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा। ये काम है असेंबलर का, असेंबलर जाने कंप्यूटर जाने वो खुद बहुत उसे कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि राइटिंग प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज ईजी बट टाइम कंज्यूमिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज की निस्बत बात कर रहा हूँ, लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग टास्क होता है। असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसका सेंटेक्स यानी लिखने का तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो ये होता है हमारा असेंबलर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम जो है उसको कन्वर्ट कर देता है 0-1 में, ताकि मशीन को समझ आ जाए। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया, उन्होंने असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल करना शुरू किया, वो निमोनिक्स लिखते थे और कंप्यूटर को समझ आ जाती थी विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। ये ट्रांसलेटर, इस ट्रांसलेटर को परचेज़ किया मार्केट से। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं जो ट्रांसलेटर्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जस्ट लाइक अदर सॉफ्टवेयर्स। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है और वो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर बन जाता है। फिर जब वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को समझ लेता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर की ज़ुबान में। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर करता है ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल, यानी वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखें, याद रखें, ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए है ट्रांसलेटर। असेंबलर किसके लिए था? असेंबली लैंग्वेज के लिए। असेंबली लैंग्वेज किस कैटेगरी में फॉल करती है? लो लेवल की कैटेगरी में फॉल करती है। कंपाइलर जो है वो क्या करता है, जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम की हमारे पास फर्ज करते हैं ये प्रोग्राम की लाइनें हैं, स्टेटमेंट्स हैं। तो कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को रीड करेगा। एज अ होल से मुराद है यहाँ से शुरू करेगा रीड करना और यहाँ तक रीड करेगा एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेगा। जहाँ जहाँ पर एरर्स हैं, एरर से मुराद प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स, जहाँ जहाँ पर है, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 2 में एरर निकल आया और लाइन नंबर 4 में एरर निकल आया, तो कंपाइलर इकट्ठे एरर जनरेट कर देगा कि भाई ये एरर्स हैं, आप इनको रिमूव करो ताकि मैं इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकूं। देखें, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, ठीक है, और एक बंदा है जो कि फ़ारसी समझता है। अब दरमियान में ट्रांसलेटर खड़ा हुआ है। जब मैं उर्दू बोलूँगा और मेरे अपनी उर्दू के अल्फाज गलत हैं, सही नहीं है, मिस्टेक्स हैं मेरी अपनी ज़ुबान में, तो जो ट्रांसलेटर है वो कहेगा भाई तुम पहले अपनी उर्दू ठीक कर लो ताकि मैं उसको सही तरह से ट्रांसलेट करके फ़ारसी वाले को समझा सकूँ, क्योंकि मुझे सही तरह से समझ नहीं आ रही। ठीक है ना। तो इसी तरह से कंपाइलर जो है वो तब तक 0-1 यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता जब तक जो हमारा लिखा गया प्रोग्राम है उसके अंदर से एरर्स रिमूव नहीं होते। तो एरर्स को रिमूव करना पहले ज़रूरी होता है, इसलिए वो एज अ होल प्रोग्राम को रीड करता है और इकट्ठे एरर जनरेट कर देता है और बता देता है कि ये एरर्स हैं, इनको आप रिमूव करें। फिर जो प्रोग्रामर होता है वो इन एरर्स को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद प्रोग्राम को दोबारा से ट्रांसलेट किया जाता है बाय द कंपाइलर। कंपाइलर फिर ट्रांसलेट करता है और देखता है अगर उसके अंदर कोई एरर मौजूद है। तो ये जो डायग्राम है इसको ज़रा समझिएगा। हमारे पास सोर्स कोड होता है, कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है यानी ट्रांसलेट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। नाउ व्हाट इज सोर्स कोड एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड? सोर्स कोड का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी वो प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में लिखा, हाई लेवल कोई भी हो सकती है, जो भी हमने टाइप्स पढ़ी किसी में भी, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है उसे सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। जबकि वो प्रोग्राम जो कि 0-1 यानी मशीन की ज़ुबान में लिखा हुआ है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ये लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड से कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सोर्स कोड इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्राम होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और जो ऑब्जेक्ट कोड है ये 0-1 में यानी मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम होता है। तो जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड से कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर अगर कोई एरर नहीं है तो। और याद रखिएगा, जब एरर निकल आता है यानी जब एरर आ जाए हमारे सामने, वो उसको एरर को जनरेट कर दे, अब हम एरर को तलाश करते हैं कि एरर कहाँ पर है और उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग।
और याद रखिएगा कि एरर को बग भी कहा जाता है, एरर को बग भी कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। यानी डीबग करने से क्या मुराद है कि हम एरर्स को फाइंड कर रहे हैं कि भाई कहाँ एरर्स हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं, और हम उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एरर फ्री हो जाए हमारा प्रोग्राम, और कंपाइलर जो है वो उसको ट्रांसलेट कर सके मशीन लैंग्वेज में यानी ऑब्जेक्ट कोड में। नंबर 3 पे आता है हमारे पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ये भी वही काम कर रहा है, देखें हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, कंपाइलर भी और ये भी, इनटू मशीन लैंग्वेज वन लाइन एट अ टाइम, यानी लाइन बाय लाइन। इसमें क्या है कि एज अ होल पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, जितने एरर्स होंगे बता देगा, लेकिन ये क्या करता है वन लाइन एट अ टाइम, एक एक लाइन करके रीड करता है। यानी इंटरप्रेटर के केस में अगर हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहली लाइन को रीड करेगा, अगर ठीक है तो फिर अगली लाइन पे चला जाएगा, अगली लाइन को रीड करेगा, अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाता है तो हमें ये एरर जनरेट कर देगा और कहेगा भाई ये एरर है, पहले इसको रिमूव करो फिर मैंने आगे जाना है। नेक्स्ट लाइनों को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट क्या रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर जब हम इस एरर को डीबग कर लेंगे तो फिर वो दोबारा इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से इंटरप्रेटर जो है वो एक लाइन को मल्टीपल टाइम्स यानी रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है, और फिर इसको देखेगा, अगर फिर एरर है फिर बता देगा, अगर नहीं है तो फिर आगे मूव कर जाएगा। तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, जहाँ पर एरर आ जाता है इंटरप्रेटर जो है वो उसको उधर ही रोक देता है, उसके एग्जीक्यूशन नहीं करता और नेक्स्ट लाइंस भी रीड नहीं करता। तो ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है हमारा इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के, दोनों का सेम काम। तो डिफरेंस क्या हुआ, पहला डिफरेंस ये है वन लाइन एट अ टाइम रीड करता है और ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर जो है वो एज अ होल प्रोग्राम को रीड करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा रीड करने के बाद इकट्ठे एरर बताता है। और डिफरेंस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये समझ लें कि इन दोनों में जो इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो मैंने लिखी हैं। कंपाइलर की एक खासियत है वो ये है कि कंपाइलर इज़ फास्ट, कंपाइलर जो है ये फास्ट होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि वो एक दफ़ा रीड कर लेता है पूरे प्रोग्राम को। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है उसका फ़ायदा ये है कि फाइंडिंग एरर इज़ ईजी इन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर में एरर को फाइंड करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस लाइन पे रुका हुआ उसी लाइन पे एरर होगा, हमें पूरे प्रोग्राम को एग्जामिन नहीं करना पड़ता, हम ढूंढ लेते हैं उसको कि कहाँ पर एरर है, ठीक है। तो इसको डीबग करना आसान होता है, फाइंडिंग एरर रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। तो डिबगिंग इज इजी इन इंटरप्रेटर एज कम्पेयर टू कंपाइलर, बट कंपाइलर इज फास्ट एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। तो मार्केट में हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर भी बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स, ट्रांसलेटर्स, और हमारे पास इंटरप्रेटर्स भी अवेलेबल है, हम जो सा मर्जी परचेज कर सकते हैं इनकी खसूसियात के मुताबिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये था हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला टॉपिक। इसके अंदर आपने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन भी याद करनी है और इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है। उम्मीद है कि इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं, हमारे पास लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने आपको साथ ही बता दिया, जो कि आगे चलकर आपके काम आएगा। हमने देखा कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की जो टाइप्स हैं वो किस किस तरह से काम करती हैं और कौन सा ट्रांसलेटर किस लैंग्वेज के लिए बनाया गया है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।